रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो हमारा जो टास्क है वो ये है कि सबसे पहला हम ये चाहते हैं कि हम एक लैब डेवलप करें, और जो हमें सिस्को ने एक काली लिनक्स प्रोवाइड किया है, हम उस काली लिनक्स को इस्तेमाल के काबिल ना है। बेसिकली मेरे पास तो ये इंस्टॉल्ड है, लेकिन जिन स्टूडेंट के पास नहीं है उनके लिए बताना जरूरी है। तो जैसे मिसाल के तौर पे ये जो है जस्ट बताने के लिए कि मुझे ये वर्जन एथिकल हैकिंग का चाहिए। ये देखें जी, इसको मैं अगर पावर ऑन कर दूं तो ये आपको नजर आ जाएगा कुछ सेकंड्स में कि वी हैव दी दिस प्लेटफॉर्म अवेलेबल विद अस। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि जी व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज कि द टूल्स विच आर रिक्वायर्ड, मोस्ट ऑफ दीज टूल्स आर अवेलेबल हियर। अगर किसी डेटा पे काम करना है तो वो डेटा इसमें मौजूद है। तो यूं हमारा जो आगे एक्सपेरिमेंटेशन होगी वो आसान और तेज हो जाएंगी। तो एक रीजन। दूसरा आप ये कहेंगे कि जी आपके पास तो आ, आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, जैसे विंडोज है, तो उस पे ये काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो एक तो उसमें ये सारे टूल्स अवेलेबल नहीं है। खाली जैसे कि विंडोज जो है वो कोई अटैकिंग या डिफेंस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दूसरा ये कि अगर मैं उस पर कोई काम करूं तो अगर कोई गलत मिसाल, तो मैं मुझे कल कोई वायरस के साथ खेलना पड़ता है, मुझे किसी मालवेयर के साथ खेलना पड़ता है, तो might be destroying my whole operating system and might be even destroying my hardware। तो मैं ऐसा रिस्क किसी सूरत भी नहीं ले सकता। अब इसके लिए क्या चाहिए? एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जो कि आइसोलेटेड हो, यानी कि अगर उसमें कोई खराबी भी हो जाए तो इससे मेरे के होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को या हार्डवेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज लाइक सैंड बॉक्स। इसको क्या कहते हैं? सैंड बॉक्स। तो हम एक सैंड बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम अपना अपना अगला काम सारा का सारा अंजाम देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पर्पज ये देखें जी आपके सामने आ गया। जस्ट बताने के लिए यही चीज अभी हम क्रिएट करेंगे अपने। जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए क्रिएट करेंगे, और जिनके पास है उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगी। बल्कि ये पता चल जाएगा कि मोर सिस्टमेटिक वे क्या होता है किसी भी वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करने का। ठीक है। एनी एनी मैं अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट टू गेट सम इन्फो फ्रॉम यू पीपल, इनिशियली दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू एवर वर्कड ऑन दी वर्चुअल मशीन्स? जिसने नहीं किया हुआ वो सिर्फ उसके अंदर लिखे नो, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोगों ने अभी तक। मेरे पास 9 लोग हैं ऑनलाइन, इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक वर्चुअल मशीन पे काम नहीं किया? तो मुझे अभी तक सिर्फ एक जवाब नजर आ रहा है, और वो है नो का जबीउल्ला। दैट्स ग्रेट जबी। और कोई जी? जबीउल्ला के बाद मुझे अहमद इबाद ने भी कहा कि उन्होंने भी कभी इस पे काम नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। और कोई? इसलिए आपसे कह रहा हूँ अच्छी बात है, क्योंकि अब आप सीख जाओगे तो फिर आप इस कैटेगरी से निकल जाओगे कि नहीं जी। आई हैव दी हिना रहमान ने भी कहा कि उसने भी कभी नहीं काम किया। गुड। और कोई जी? अभी तक 9 में से 6 लोग, 3 लोगों ने मुझे कहा कि उन्होंने कभी नहीं काम किया वर्चुअल मशीन पे। और फिजिकल में क्या हालात है जिन्होंने नहीं यूज किया? आपने नहीं किया 1, आपने भी नहीं किया 2, 3। तो ठीक है, तकरीबन 6 लोग आउट ऑफ 15। तो इसका मतलब है कि एक अच्छी तादाद ने इस्तेमाल नहीं किया हुआ। लेकिन इससे पहले मैं ये आपको बताता चलूं, अच्छी इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग सीख जाओगे तो आप भी कल ये नहीं कहोगे हमें यूज करना नहीं आता। तो हमारा मकसद क्या है इस वर्चुअल मशीन को बनाने का? एक तो मैंने कहा कि इस कोर्स के परस्पेक्टिव से मुझे एक वर्चुअल मशीन में, मुझे एक वर्चुअल आइसोलेटेड इन्वायरमेंट मिल जाएगी। आइसोलेटेड तो समझते हैं ना, यानी कि इसका बाकी चीजों के साथ, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, बाकी एप्लीकेशन के साथ कोई तलक नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये खत्म भी हो जाए तो इसको दोबारा रिस्टोर करने में 10 मिनट नहीं लगते। और अगर आपको पूरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ जाए तो इट माइट टेक कंप्लीट वीक। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपने मशीन में दिखाऊं कि कितने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं, तो फॉर एग्जांपल ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम में मैं जाके आपको दिखाऊं
ऐड एंड और रिमूव प्रोग्राम, और इसको ओपन करता हूं तो अभी आपको पता चलेगा कि मे बी मोर देन 100 एप्लीकेशन आर इंस्टॉल्ड। अब वो सारी की सारी एप्लीकेशन 70, अभी तक कह रहा है 70, 117 एप्लीकेशन फाउंड, 117 एप्लीकेशन हैं। तो 117 एप्लीकेशन दोबारा इंस्टॉल करना हेलो वर्क, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चले, अभी हमें दो ने और ने ज्वाइन किया, तो शादाब और हसनैना, क्या आपने वीएम पे काम किए, इंस्टॉल किए हुए? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है वीएम के तौर पे? यूबंटू, ठीक है। तो आज हम ये करना चाहते हैं कि हम एक अपने विंडोज मशीन, क्योंकि मोस्टली हम विंडोज पे काम करते हैं, जो कि मेरे केस में विंडो 10 है, मैं इसके ऊपर काली मशीन एज ए वीएम इंस्टॉल करना चाहता हूँ। वीएम का मतलब है वर्चुअल मशीन। और इस केस में जो होस्ट है, जो कि इस केस में विंडोज है, इसको कहते हैं होस्ट ओएस। ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे केस में, और ये काली जो है ये वर्चुअल है। सिर्फ काली वर्चुअल मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए ये सारे के सारे जो अभी आपको नजर आएंगे, जो आपको अभी नजर आएंगे यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या है, वर्चुअल मशीन हैं। तो फायदा वर्चुअल मशीन का क्या होता है, मतलब जब हम लोग, हमारी एज आप जैसी थी, तो हमारे पास ये वीएम नहीं था, तो हमारे लिए क्या क्या तरीका कार होता था कि हम डुअल बूट करते थे। डुअल बूट का नुकसान ये होता था कि अगर मिसाल के तौर पर विंडो में इस्तेमाल करना ही, अगर मैंने विंडो स्टार्ट कर दी तो फिर लिनक्स नहीं होगा, अगर लिनक्स होगा तो सोलारिस नहीं होगा, नहीं एक होगा अमंग अदर्स। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं, कभी मैं युबंटू में चला जाता हूँ, कभी मैं काली में चला जाता हूँ, कभी मैं विंडोज में चला जाता हूँ, इसका मतलब ऑल आर अवेलेबल टू मी साइमल्टेनियसली। दैट्स द बिग बिग एडवांटेज। ठीक है रहमान, तो इस वजह से हम ये काम करना जा रहे हैं। अब इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम ये करना होगा, ये चेक करना होगा कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा लैपटॉप, मेरा हार्डवेयर, मेरा बायोस विजुअलाइजेशन का सपोर्ट भी करता है कि नहीं करता। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि जो ही हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल नहीं होती। हम सोचते रहते हैं भाई ऐसा क्या काम है, ऐसा क्या काम है। तो ऐसा क्या काम है कि हम नहीं हो रहा। असल में बायोस में असल में बायोस में वर्चुअलाइजेशन डिसेबल होती है। तो सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है स्टार्ट करने से पहले कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड भी है कि नहीं। तो असनाना कैसे मालूम करेंगे, क्या करेंगे? तो असनैना ने दो तरीके बताए। एक तरीका असनैना ने यह बताया कि आप टास्क मैनेजर में चले जाएं। किसमें चले जाएं? टास्क मैनेजर में। और इसके लिए एक तरीका ये कि ऑल्ट कंट्रोल डेल प्रेस करें। ये मैंने प्रेस किया और टास्क मैनेजर में देखें मैं चला गया। जो ही टास्क मैनेजर ऑन हो जाए तो परफॉर्मेंस में जाओ, और परफॉर्मेंस में सीपीयू में चले जाओ। किधर चले जाओ? सीपीयू में। और सीपीयू में यहाँ पे आके इसको रीड कर लो क्या लिखा हुआ है। मेरे केस में एनेबल्ड है, नजर आ रहा है, विजुअलाइजेशन एनेबल्ड है। तो अगर ये यहाँ पे डिसेबल होता तो पहले मैं इसको एनेबल करता और फिर मैं इसको इंस्टॉलेशन की तरफ जाता। अगर ये डिसेबल है तो कभी भी इसमें वर्चुअल, इसका मतलब में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि वेरीफाई करो whether your laptop, your operating system, your BIOS supports or not। क्लियर हो गया? अगर ये ना हो, दैट्स अनदर क्वेश्चन, कि अगर ये ना होता तो फिर क्या करते? जूम पे, जूम पे आ जाए, आपके लैपटॉप से मैं ये चीज क्लियर करूंगा कि
सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि आपका कंप्यूटर किस तरह बायोस में जाएगा। क्या स्टेप होगा? नंबर वन, मिसाल के तौर पे मेरा क्योंकि किसी में की F2 होती है, किसी में F9 होती है, किसी में F12 होती है, तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई ये वाली की प्रेस करो। तो आप क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर का नाम, जैसे मिसाल तो मेरा डेल G7 है, डेल G7 है, आपका जो भी है, आपको अपने कंप्यूटर का नाम तो पता है ना कि मेरा कंप्यूटर ये है। किसी का HP है, किसी मेजोरिटी मुझे जो नजर आ रहा है वो HP नजर आ रहा है। तो किसी का HP है, किसी का डेल है, किसी का आई कोई है। तो जिस जो भी है, आपने यहाँ पे गूगल में आके यहाँ पे लिखें, गूगल में आके लिखेंगे अपने कंप्यूटर का नाम विच इज डेल। जी, तो ये डेल डेल G7 मेरे कंप्यूटर का नाम। और अभी मैं लिखूंगा बायोस सेटअप, बायोस सेटअप की, या बायोस की, बायोस सेटअप की। ये देखें जी, तो ये अभी मुझे बता देगा मेरा कंप्यूटर में। ये देखें जी, मुझे कह रहा है कि कौन सा प्रेस करो। कहता है टू इंटर द बायोस सेटअप ऑन डेल G7 लैपटॉप, रीस्टार्ट द कंप्यूटर एंड इमीडिएटली स्टार्ट प्रेसिंग F2। क्लियर हो गया मेरी बात? ये मैं नहीं कह रहा कि दिस इज फॉर ऑल, मैंने कहा दिस इज ओनली फॉर दिस ब्रांड। चलें, आप लोगों को एक टास्क देता हूं, चेक करो कि आपका, और आप लोग अगर उसमें मौजूद हो ग्रुप पे, तो लिख दें कि कौन सी की प्रेस करें। तो आप लोग इंटर हो सकते हो किसमें? बायोस में। बायोस में अभी तो रखो, एक की होती है, या F2 होगी या F12 होगी, और नॉर्मली दो नहीं होती। दो नहीं चलें ठीक है। तो बताया ये गया चलो है कि ठीक। जी कोई तो एक की बताया ये ऐसी गया है। कि एक ही माइक ऐसी बंद है। करें मेरा। भाई ठीक है। तो हमने कहा कि हमने इसको ये चेक करना है कि इसका बायोस कैसे हम इंटर हो सकते हैं। मैं अपने कंप्यूटर पे बायोस में इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन सवेरा आपका कौन सा है इसमें बायोस में जाने के लिए? F12। तो सवेरा का भी F12 है, अच्छी बात है, उसका भी डेल है, उसका HP है। एनी अब हम करेंगे ये कि मैं अपनी स्क्रीन जो शेयर है वो खत्म कर दूंगा, स्टॉप शेयर कर दूंगा, और आप अपनी स्क्रीन को शेयर करें। तो सवेरा ने अपनी स्क्रीन को अभी शेयर करेगी, तो मैं उसको गाइड करता जाऊंगा। और वो, जी, तो मैं अलाउ कर रहा हूँ सवेरा को कि वो अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। लेकिन वो भी जब शेयर से उतरेगी तो उसका भी मसला आएगा कि वो भी जूम से उतर जाएगी, वो भी जूम से उतर जाएगी। चलो उतर जाए तो दोबारा लॉग वो कर लीजिएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आपने अपनी स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं की, नजर आ रहा है शादाब? यहाँ भी नजर आता है। और अब आप अगर चाहें तो मैंने आपके ग्रुप के ऊपर है वो भी भेजा हुआ है लिंक, तो आप उसके जरिए अपने स्क्रीन से भी देख सकते हैं। तो जनाब ये स्क्रीन इस वक्त अब हमें मिली सवेरा की। सवेरा अब ये करेगी कि अपने कंप्यूटर को रिबूट करेगी, यानी कि अगर आप लोगों ने भी कल करना हो तो आप उसको रिबूट करेंगे। और रिबूट करने के बाद वो कॉन्स्टेंटली F12 प्रेस करती रहेगी। अब F12 जब प्रेस करेगी तो वो अपने बायोस में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ये काम इसलिए नहीं कर सकता कि अगर मैं उसको से हटा दूं तो दोबारा भी अगर लॉग इन करे, तो बल्कि मैं ये करूंगा कि सवेरा को कहूंगा कि वो इसका एक वीडियो बना के और आप लोगों की तरफ भेज दे, ताकि ये वाला काम आप लोग सीख जाए। क्लियर? क्योंकि अब जिस पीसी को भी हम क्योंकि हम ऑनलाइन है, तो तकलीफ ये होगी कि वो ऑनलाइन खत्म हो जाएगा, जूम का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो फिर तो नजर ऐसे भी नहीं आएगा। तो वो मैं आपको ये टास्क रिकॉर्ड करके बता दूंगा कि किस तरह हम कंप्यूटर में बायोस में जाके, ऐसे शॉर्ट में बता देता हूं, बायोस में जाके एडवांस में जाऊंगा, एडवांस में जाके सीपीयू में जाऊंगा, सीपीयू में जाके इसके हाइपरवाइजर को
चेक करूंगा, वो अगर डिसेबल है तो एनेबल कर दूंगा, बस मेरा मसला हल हो जाए। लेकिन मैं इसकी रिकॉर्ड, मुझे याद कराइएगा, मैं इसको रिकॉर्ड करके स्क्रीन से पक उसको लेके आप लोगों को दे दूंगा ताकि इट बिकम इजियर फॉर यू। तो अब हम, इसका मतलब है जब हमने, जी, जब आपने F12 प्रेस किया तो आप बायोस में चले गए, जिसको यूपीवी कहते हैं, हर एक की अपनी विकी है। इसको यूईएफआई भी कहते हैं, न्यूअर वर्जन में। पुराने टर्म में हम इसको बायोस कहते थे, और नए उसमें दैट हैज बीन सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड प्लस हो गया उसमें, और उसको यूईएफआई कहते हैं। ठीक है जी। तो हम यूईएफआई में जाके ये काम कर लेंगे, तो वो आपके साथ मैं बाद में शेयर कर दूंगा। तो हमें अभी ज्वाइन किया आफ्ताब ने कि डेल प्रिसीजन में सेटअप जो है, की जो है वो F2 है। दैट्स ग्रेट जी, दैट्स ग्रेट, वी वांट समथिंग लाइक दिस फ्रॉम यू। तो चलें जी, आप अपना वो खत्म कर दें शेयर, मैं अपना शेयर दोबारा से लगा लेता हूं, बल्कि आपका शेयर हमें काम आता रहेगा। तो अब इसके बाद आप ये बताएं अपनी शेयर से ही सवेरा, कि आपने वो जो दो फाइलें डाउनलोड की हुई हैं वो हमें दिखा दें। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हम ये जो वीएम है, वर्चुअल वीएम वेयर, और हमने कहा था कि हम वीएम वेयर में कौन सा इंस्टॉल करेंगे, वीएम प्लेयर, वीएम वर्क स्टेशन प्लेयर। इसका ये क्यों हम लेना चाहते हैं वीएम में, अल्दो आप 16 पे आपको डाउनलोड हुआ है और लेटेस्ट जो है वो 17 है। तो अगर मैं यहां से ये आपको देना चाहूं, तो मैंने, क्योंकि आज सुबह ही इसको, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने डाउनलोड किया यहाँ पे डाउनलोड्स में, तो यहाँ 17.3.3 है। तो आप अपनी फ्लैश में हैं तो मैं आपको दे देता हूँ 17.6.3। तो जनाब ये आपका एथिकल हैकर्स का फोल्डर है। आप मुझे वो दे दें ताकि आपको 17 दे दूं, जो कि 217 मेगाबाइट्स का सॉफ्टवेयर, तो 212 मेगाबाइट्स का ये नजर आ रहा है। तो ये मैं सवेरा को दे देता हूँ, और अगर ये चाहे तो मैं इसको वो भी दे देता हूँ। वो मैंने कहाँ डाउनलोड किया है, तो ये जनाब हमने ई में, यूएसबी में इनको प्रोवाइड कर दिया। काली का सेटअप भी दे देता हूँ जी। तो मुझे दूसरा रिक्वेस्ट होने की कि जी साथ ही काली का सॉफ्टवेयर भी दे दें। तो ये लेकिन काली विल टेक अ लिटिल टाइम, बट नॉट एन इशू। तो ये काली का सेटअप भी सवेरा की रिक्वेस्ट पे हम उनको दे देते हैं। तो ये जी यूएसबी में चला गया। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये 8 GB है, 9 GB है। तो ये दोनों सेटअप्स, अगर आपके पास नहीं, डू यू हैव दिस काली, काली आप लोगों के पास है, आपने डाउनलोड कर लिया था लास्ट वीक, तो आप क्लास में नहीं थी, तो कैसे डाउनलोड किया शादाब? नहीं, लेकिन ये काली डिफरेंट है। ये वो जो आपने काली की है वो 3.5 GB का है, और ये अराउंड 9 GB का है। तो ये वाला ही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं हम। ठीक है। तो इसकी लोकेशन हमने आपके साथ शेयर की थी, इसकी लोकेशन हमने लास्ट क्लास में आपके साथ शेयर की थी कि कहाँ से ये आपको मिलेगा। तो वो आप चाहें तो मैं दोबारा भी बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये अभी 7% हो गया है, इसमें सेव हो रहा है, तो एक चंद मिनट लगेंगे। क्या तो ये रहा कि तकरीबन, तो हम पहला काम ये करेंगे कि वीएम वेयर प्लेयर, वीएम वर्कस्टेशन प्लेयर इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड हमने लास्ट वीक आपको लिंक्स दिए थे कि डाउनलोड कर दें। तो जिन लोगों ने नहीं किया हुआ वो अपने पास, मैं दोबारा भी ये लिंक्स पेस्ट कर दूंगा, आप इनको हासिल कर सकते हैं।
ठीक है, क्यों जी, समझ आ रही है? एनी? तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? उमर, VMware, हमने VMware, हम वर्चुअल वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हाइपरवाइजर इंस्टॉल करने, क्या यही पहला स्टेप है या इससे पहले भी कोई स्टेप होना चाहिए? यही पहला स्टेप है, उमर कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं हमारे हमारे मोहसिन? तो मोहसिन ने कहा नहीं, ये नहीं है। मोहसिन कहता है कि पहले ये चेक करो कि आपका बायोस उसको सपोर्ट भी करता है कि नहीं करता। बाज़ औक़ात आपका बायोस जो है उसको सपोर्ट नहीं करता, आपका यूफी उसको सपोर्ट नहीं करता, आप लगे रहेंगे जी मैं इस पे VM इंस्टॉल करूंगा, नहीं होगा। तो पहला स्टेप मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि आप दो तरह से, एक तो है कि आप, आसान तरीका ये है कि आप टास्क मैनेजर में जाओ, और टास्क मैनेजर में जाके, टास्क मैनेजर में जाकर, लगा लेता हूं, टास्क मैनेजर में जाकर ये देखें, ये टास्क मैनेजर में जाके, ये तो प्रोग्राम्स मैंने खोले हुए थे, इसको बंद कर देता हूं। ऑल्ट कंट्रोल डेल किया और टास्क मैनेजर में गया, CPU में गया, परफॉर्मेंस में गया, CPU में गया, तो देखो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन क्या है, एनेबल्ड है। अगर ये डिसेबल्ड होती, नहीं इंस्टॉल होगा, तो इसका मतलब पहला पॉइंट ये नहीं है। पहला पॉइंट ये है कि चेक करो कि वर्चुअलाइजेशन है कि नहीं है। दूसरा स्टेप ये है कि अगर एनेबल्ड है तो खुश हो जाओ, और अगर डिसेबल्ड है तो खफा होने की जरूरत फिर भी नहीं है। डिसेबल्ड है तो फिर भी खफा होने की जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए अगर मैं अभी तरीका करवाऊं, तो इशू ये है कि मेरा कनेक्शन ड्रॉप होगा। कनेक्शन ड्रॉप होगा तो मैं उसके बाद बायोस में जाऊंगा, तो उस वक्त भी मैं जूम के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो मैं इस टास्क को कैमरा लगाकर इसके सामने, ये 5 मिनट का एक छोटा सा टास्क है, वो वीडियो बना के दे दूंगा कि हाउ टू चेक दी वेदर दी visualization is enabled, number one. If not, how to use the BIOS/UV to enable it. तो ये मसला भी रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जब हमने इसको एनेबल कर, मेरे पास लकली, क्योंकि पहले से एनेबल मेरे लिए चेक करना जरूरी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। लेकिन उन लोगों के लिए जो फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसका मतलब उनको नहीं पता, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे शुड enable virtualization technology on their operating system, on their BIOS. Got the answer now? जब ये कर लें तो फिर तीसरा स्टेप आपका होगा कि आप ये डिसाइड करें कि विच हाइपरवाइजर, और अगर आपको हाइपरवाइजर के बारे में, क्या मैं कनेक्टेड हूं जी, अगर आपको हाइपरवाइजर के बारे में पता नहीं है, सॉरी, अगर आपको हाइपरवाइजर के बारे में पता नहीं है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मेरी स्क्रीन शेयर्ड है या सवेरा की, कौन सी आपको नजर आ रही है? मेरी नजर आ रही है। अच्छा जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपके? अगर आप लोगों में से कोई कनेक्टेड है आप, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको जूम पे? ओके, तो आप कर क्या रहे हो? आपका, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज देयर एनी इशू? ओके, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर ये है मेरा हार्डवेयर, जो कि मेरे केस में इंटेल का हार्डवेयर है, इसके ऊपर अब मैं कोई भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना चाहता हूं। क्या चीज इंस्टॉल करना चाहता हूं? हाइपरवाइजर। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हाइपरवाइजर मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम है वीएम वेयर, और दूसरे का नाम है वर्चुअल बॉक्स। ऑरिकल का वर्चुअल बॉक्स और VMware का VMware। अब VMware में अगर देखें तो पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, लेकिन ये भी बताता चलूं कि ये फ्री है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस प्लस नॉन कमर्शियल पर्पस। अगर आपके ये दो रीजन हैं तो यू कैन यूज इट फॉर फ्री। तो हमारा तो है ही एजुकेशन पर्पस, हमारा तो है ही नॉन कमर्शियल, तो इसलिए हम वी कैन यूज दिस फ्री वर्जन, एंड द नेम ऑफ द फ्री वर्जन इज VMware वर्कस्टेशन प्लेयर।
और जो पेड वर्जन है उसका नाम है VMware वर्कस्टेशन प्रो। तो हम इस फ्री वर्जन की तरफ जा रहे हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है जी। तो इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस फ्री वर्जन को डाउनलोड किया, और इसका मैंने लिंक्स आपको लास्ट वीक प्रोवाइड किए थे। तो फिर दोबारा भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये तो तकरीबन को 212 मेगाबाइट का सॉफ्टवेयर है, जल्दी हो जाएगा। फिर इस हाइपरवाइजर के ऊपर मुझे वीएम इंस्टॉल करना है। वीएम इंस्टॉल करना है, बल्कि अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि मेरे इंटेल पे ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मेरे केस में विंडोज 10 है। विंडोज 10 है। इसके ऊपर फिर मैंने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। और कौन सा वे मैं करना चाहता हूं, VMware का फ्री वर्जन, विच इज द प्लेयर। और इसके ऊपर फिर मैं करना चाहता हूं काली। अब बात समझ आ गई? तो काली के लिए अगेन आपको मैंने सिस्को का लिंक प्रोवाइड किया, और इसका साइज तकरीबन कुछ 9 GB के बराबर है। तो इट विल टेक सम टाइम। तो इसलिए मैंने लास्ट क्लास में ये करके आपके लिए दे दिया था कि जिस अपने यहाँ पे बैठ के करते हो तब भी कोई मसला नहीं, और अगर घर पे करते हो तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन कम अज कम इसको डाउनलोड कर लें। तो अभी तक हमारी जो जर्नी है वो यहाँ पे पहुंच गई कि हम तकरीबन यहाँ तक पहुंच गए हैं। कितना, ये दोनों सिर्फ सॉफ्टवेयर में सवेरा को दे दूं, फिर उसकी स्क्रीन में इस्तेमाल करूंगा। तो तकरीबन जनाब ये कहता है 4 मिनट बाकी हैं, तकरीबन 2 GB से ज्यादा अभी इसमें आ जाए तो फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम स्टार्ट कर दें अपना टास्क। तो योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, वी नो, नो मसला। तो देखें, तकरीबन 3 GB कितना, 9 GB तकरीबन कितना टाइम सिर्फ हार्ड डिस्क से USB में ले जाने के लिए। तो हमें एक चैट में कोई क्वेश्चन मिला है किसी स्टूडेंट की तरफ से, तो लेट्स सी दिस। आफ्ताब सर, मैंने इंस्टॉल किया है एथिकल हैकिंग मशीन ऑन VMware, वर्किंग फाइन। कॉन्ग्रेचुलेशन आफ्ताब, यू आर शोइंग प्रोग्रेस, दैट इज ग्रेट। तो आफ्ताब ने कहा कि जी मैंने खुद ही इंस्टॉल कर लिया, तो दैट्स ग्रेट। जिन्होंने नहीं किया हुआ, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, हम उनको भी आप सबके बराबर लाना है ना, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट को आगे और बाकियों को पीछे रखना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ऑल शुड बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सो दैट प्रोग्रेस शुड बी स्मूथ। तो आपने किया है तो दैट्स ग्रेट। अभी चंद तकरीबन 2 मिनट में ही बस ये 1 GB रह गया है, ये भी इसमें शिफ्ट हो जाए तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे। अब हमने ये चेक कर लिया कि अनेबल्ड है। नंबर 2 स्टेप हमारा ये होगा कि हम ये VMware, हमने कहा डाउनलोड करो, हमने डाउनलोड भी कर लिया। हमने फिर उसके बाद हमें कहा गया काली डाउनलोड करो, हमने वो भी डाउनलोड कर लिया। अब हम 4 स्टेप क्या करेंगे, ये जी मेरे ख्याल से हो गया, होने वाला है बस, चंद ही सेकंड का रह गया है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम 4th स्टेप में इंस्टॉल करेंगे VMware वर्कस्टेशन प्लेयर, और फिर उस प्लेयर के ऊपर हम फिर काली इंपोर्ट कर लेंगे। तो फिर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, फिर हम उसको पे अपनी लैब्स इजीली कर सकेंगे। ठीक है।
तो जस्ट 600 अप्रोक्सीमेटली मेगाबाइट्स रहता है। तो ये हो जाए तो वी विल स्टार्ट। अब तो जस्ट 30 सेकेंड रह गए। थैंक यू कि आप लोगों ने बेयर किया, लेकिन ये सारा स्टेप्स हमें करने होते हैं, वी अंडरस्टैंड। अंदर से स्टूल दे दें, क्योंकि आपसे लेने के बजाय मैं इसको यहाँ पे रखूंगा। तो ये जी 100% होने वाला है। ठीक है, तो फिर आपसे मुझे नहीं कहना पड़ेगा ना। अब कहता है 0 बाइट रह गए हैं, लेकिन फिर भी तंग कर रहा है। तो करने दें इसको जी तंग, हमें क्या कह सकते हैं। ये हो गया जी। तो ये हो गया। तो मैं अब अपनी फ्लैश को रिमूव कर लेता हूं। और अब मैं इस स्टेप की तरफ जा सकता हूं। तो जनाब मैंने कौन सा और लगा दिया। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं अपना अब मैं अपना लैपटॉप का शेयर खत्म करके। ओके। ओके जी। तो मैं अपना शेयर खत्म करके उमर और इसका शेयर स्टार्ट कर देता हूं। अब ये शेयर में आ गया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज यहाँ सुनिए, यहाँ पे देखें। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैं अपनी फ्लैश में जाके, यू नीड टू फॉर्मेट अ डिस्क बिफोर यू कैन यूज इट। जी अभी तो ठीक ठाक थी। चलें बस हम वही कर लेते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि इसको फॉर्मेट करो, क्यों करूं। चलें जी, आ गया। तो ये है एफ ड्राइव, और एफ ड्राइव में हमने ये रखा है वीएम वेयर। नजर आ रहा है जी। तो ये मैंने वीएम वेयर को क्लिक किया, एप्लीकेशन को। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा आप लोगों के लिए। और जब ये रिकॉर्ड अपना काम करता जाएगा, तो मैं उस वक्त थ्योरी का स्टार्ट ले लूंगा, ताकि हम उसके लिए वेट ना करते रहें। ठीक है अब्दुल बार। तो ये नहीं कि हम वेट में पड़े रहेंगे कि जी ये कंप्लीट, क्योंकि बाद जगहों पे ये एक अपना काम करता रहेगा चंद मिनट्स के लिए। तो कहता है कि जनाब स्टार्ट कर दूं, मैं कर दो। ये जी देखें, तो वीएम वेयर प्लेयर 17 जैसे आपसे कहा गया, उसने स्टार्ट कर दिया। प्रिपेयरिंग वीएम प्लेयर फॉर इंस्टॉलेशन।
मुजम्मिल, आपने इस्तेमाल किया हुआ है वर्चुअल मशीन्स? जी सर, इस्तेमाल कर रहे हैं सर। दैट्स ग्रेट। जी, तो सिंपल। नेक्स्ट। Please wait while the setup wizard prepares you guide to the installation. Compute space requirements. तो जो ही हो जाएगा तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा मां सिवाय नेक्स्ट को प्रेस करने की। ये देखिए जी, जैसे कि आपसे कहा कि ओनली वी हैव टू प्रेस द नेक्स्ट, और ऑलवेज वी हैव टू एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, एंड वी गो विद द नेक्स्ट अगेन। जी, तो अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि अगर मैं इंस्टॉल करूं तो सी में नहीं करना चाहता। अब मुझे लास्ट वीक का याद नहीं है, लास्ट सैटरडे को किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं सी में इंस्टॉल नहीं करना चाहता। तो नहीं करना चाहते तो ना करो, ये देखें चेंज की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो जहां पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो, सी में करना चाहते हो, डी में, बाय डिफॉल्ट आपके प्रोग्राम फाइल में जाके इंस्टॉल होगा। लेकिन अगर आप प्रोग्राम फाइल में नहीं करना चाहते, नोबडी स्टॉप्स यू, चेंज इट। तो मैं इसको इसी जगह पे कर रहा हूं, कह रहा है कि ऐड VMware कंसोल टूल्स इनटू दी सिस्टम पाथ। तो इसको मैंने चेक कर दिया और अगेन नेक्स्ट प्रेस कर दिया। अगेन कहता है कि जी चेक फॉर प्रोडक्ट अपडेट्स, यानी जब स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तो क्योंकि अभी मैं 17 कर रहा हूं, हो सकता है 17 से लेटेस्ट अगर कुछ चीज है तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये वो सारी चीजें अपने पास अपलोड डाउनलोड। ओके जी, Okay, तो लेडीज so एंड ladies and जेंटलमैन, gentlemen, तो स्क्रीन नजर आनी चाहिए सवेरा की। नॉट हेयरिंग एनीथिंग, यू आर म्यूटेड नाउ, यस, हियर, हियर। तो जी, सवेरा की स्क्रीन आपको एक दफा फिर नजर आना शुरू हो गई, रिकॉर्डिंग भी स्टार्टेड है। तो अब हम वापस उस स्लाइड की तरफ जाना चाहते हैं। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये नजर आना चाहिए। नेटफ्लिक्स को कहाँ से नजर आ रहा है?
आपको कौन सी स्क्रीन शेयर में नजर आ रही है? तेरह नजर आ रही है? चलो ठीक है, आपको ये स्क्रीन मुझे यहाँ अब यहाँ भी आ गया। ठीक है जी। तो अब आपने दूसरा किया, ज्वाइन द वीएम वेयर कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो इन दोनों का पहले का मकसद ये है कि अगर आप किसी पुराने वर्जन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये अपने आप को अपडेट कर लेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं तो आप इसको अनचेक कर दें। नंबर टू पॉइंट ये है कि अगर आप इनके इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं बनना चाहते, यानी कि हम इनको कोई अपनी फीडबैक वगैरह देना चाहते हैं तो दे, ठीक है। नहीं देना चाहते तो अनचेक कर दें। ठीक हो गया। कौन सा नेटवर्क है सेरा का कि बार बार गिर जाता है? अच्छा जी, तो मैं फॉर अ टाइम बिंग इन दोनों को ही रहने देता हूं और कर नेक्स्ट को प्रेस कर देता हूं। ये मैंने नेक्स्ट किया। द स्क्रीन शेयरिंग हैज स्टॉप्ड एज द शेयर्ड विंडो इज क्लोज्ड। ओके, इसको मैं कर देता हूं ओके। और मैं तो मेरा स्क्रीन आपको नजर आ रही है? अच्छा, तो अगर नजर आ रही है तो ओके। फिर क्या कहता है जनाब, इसका शॉर्टकट आपको डेस्कटॉप पे चाहिए या नहीं चाहिए तो हटा दो। चाहिए, जैसे मुझे डेस्कटॉप पे देखें ऑलरेडी VMware वर्क स्टेशन मुझे नजर आ रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको करते हैं नेक्स्ट और अपग्रेड, रेडी टू अपग्रेड VMware वर्कस्टेशन 17। और बस ये इससे अपना काम शुरू कर दिया, आसान काम शुरू हो गया। ठीक है जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बाकी दो दोस्त नहीं आए आपके? अच्छा, तो देखें जनाब, ये इस वक्त हम इंस्टॉल क्या कर रहे हैं, हम इंस्टॉल कर रहे हैं VMware वर्कस्टेशन 17 प्लेयर। तो चंद ही सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इसने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया तो हम अपनी थ्योरी को साथ पैरेलल में चलाते रहेंगे ताकि टाइम जाया ना हो। अनइंस्टॉलिंग वर्चुअल ड्राइवर, क्लीनिंग दी आखिरी स्टेप्स में है। अनइंस्टॉलिंग VMCI, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, आई डोंट नो द रीजन व्हाई। आपके पास वीडियो रोम है, क्यों नहीं उससे कनेक्ट हुई? ये भी गरीबों का नहीं है, इस पे भी चलता है। ओके जी। तो कॉपी न्यू फाइल्स, इंस्टॉलिंग बिन, क्रिएटिंग डुप्लीकेट फाइल्स वगैरह वगैरह। तो अगर इसने 9:30 तक ये मामला हमारे साथ जारी रखा, लेकिन VM वर्क स्टेशन आपके डेस्कटॉप पे आ गया है। अगर आपको डेस्कटॉप नजर आ रहा है तो इसके ऊपर VM वर्क स्टेशन आपका आ गया है। तो जिन 6 लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया कि उन्होंने कभी VM के साथ काम नहीं किया, तो उनके लिए स्पेशल एडवाइस है कि जरूर इस पे काम करें। अदरवाइज जितनी लैब्स हैं उनमें से कोई भी एक भी आपसे नहीं होगी। तो और अगर कोई मसला हो तो यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे भी आपको हेल्प आउट किया जा सकता है। लेकिन रिकॉर्डिंग मिल जाए तो इसको देख के भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग वर्चुअल नेटवर्क ड्राइवर्स। जनाब, तो बस ये हमारी सख्ती माफ हो गई। क्या लिखा हुआ आ गया है, क्लिक फिनिश टू एग्जिट द सेटअप विजार्ड। तो इसका मतलब कि वी हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड VMware वर्कस्टेशन प्लेयर। तो ये फिनिश कर दिया और ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया भाई? अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे?
हम इसी VMware वर्क स्टेशन को ओपन करेंगे कि भाई ओपन वो कर हो गया है तो सामने आए। तो ये देखें जी आपके सामने आ गया, वेलकम टू दी VMware वर्कस्टेशन 17 प्रो। क्लियर? तो अब open an existing virtual machine which will then be added to the top of the your library, या create a new virtual machine which will then be added to the top of your library। तो बेहतर यह है कि हम ओपन ए वर्चुअल मशीन करें, इसको लोकेशन बताएं, और लोकेशन हमारे एफ फोल्डर, अब हम काली को इसके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हमारा एफ फोल्डर, और इसमें हमने ये काली रखा हुआ है, ये देखें जी, एथिकल हैकर्स काली। तो ये हमने इसको कहा ओपन। जी, तो कहते हैं नेम फॉर द न्यू वर्चुअल मशीन, तो आपकी मर्जी। तो आई गेव हिम ए नेम, एथिकल एथिकल हैकर्स, और डैश में काली कर देता हूं कि भाई कौन सा, यानी ये पैरेट नहीं है, काली है। इट कैन बी पैरेट एज वेल, बट वी आर यूजिंग द काली। एंड अगेन, स्टोरेज पाथ फॉर द न्यू वर्चुअल मशीन, इवन यू कैन चेंज इट। आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन किसी ने मुझसे लास्ट टाइम पूछा था, लास्ट सैटरडे के, जी ये कैसे। तो इवन आप स्टोरेज को भी चाहे तो दूसरी जगह पे रख सकते हैं, और वो भी उसको भी रख सकते थे कि कहाँ पे इंस्टॉल करें। तो अब हम इसको कहते हैं जी इंपोर्ट करो। तो इंपोर्टिंग एथिकल, ये import failed because this Kali OVA did not pass the OVA specification compliance। तो स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये अब लंबा खेलेगा, हम इसके के साथ और आगे नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहने का मतलब मेरे ये नहीं, आफ्ताब कहते हैं रीट्राई वर्किंग, ये वही मैंने किया आफ्ताब, रीट्राई किया तो इंपोर्टिंग एथिकल हैकिंग स्टार्ट हो गई। तो ये इट विल टेक माइट माइट बी हाफ एन आवर। तो मैं हाफ एन आवर आपके साथ गपशप लगाता रहूं तो डजंट लुक नाइस। उससे बेहतर है कि मैं ये जब कंप्लीट होगा तो मैं वापस इस साइड पे आ जाऊंगा, उस वक्त हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से अपना हियर, एनीथिंग एनीथिंग समथिंग दो, ठीक है जी। तो मैं अब यहां से एक हमारे पास मैसेज शायद वो ये है आफ्ताब की तरफ से कि रिट्राई कर दें, वो हमने कर दिया हुआ है। एंड वी क्लोज इट, and we share my screen now, and I hope that the now which screen you are looking at now, this one, nice, good जी। तो come back to the course now। तो हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, बिल्डिंग योर ओन लैब, configure a virtual machine for your pen testing यानी penetration test and learning experience। तो मैंने आपको बताया कि इस कोर्स में किस तरह ये हम पढ़ेंगे, या पढ़ने का हमारी ख्वाहिश है। द आंसर इज कि हमें ये ज्यूम किया जा रहा है कि हम एक पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, यानी हमें थोड़ा बहुत आती है पहले से, और हमें एक कंपनी ने हायर कर लिया है, हमें एक कंपनी ने हायर कर लिया है। अब हम उस कंपनी के क्लाइंट्स को सर्व करेंगे और अपना नॉलेज और स्किल्स बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब दिस इज ए वे लर्निंग बाय डूइंग, यानी अगर आप ये इस अपने इस टास्क पे चले जाएं, ये टास्क से मुराद VMware पे चले जाएं, और मैं आपको अभी ये दिखाना चाहता हूं कि ये मैंने इसको यूजर नेम दिया, क्यों इसको तकलीफ है, पासवर्ड दिया, और ये भी लॉगिन कर जाएगा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरह हम ये खेलेंगे इस पूरी पूरी गेम। ये देखें जी, हमें कहा जा रहा है कि
आप एक कंपनी के मुलाजिम हो गए हैं, आप एक कंपनी के, ये प्रोटीगो सिक्योरिटी सोल्यूशन टास्क, तो ये कंपनी है, और मैं जो इसमें, यानी आप एज ए स्टूडेंट, आपका नाम एलेक्स है, तो एलेक्स ने ये प्रोटीगो सिक्योरिटी सोल्यूशन टास्क कंपनी ज्वाइन कर ली है, जो कि साइबर सिक्योरिटी में लोगों को सर्व करती है। तो जो इसके क्लाइंट होंगे प्रोटीगो के, हम उनको सर्व करेंगे और उनसे हमारा नॉलेज और स्किल्स बढ़ती जाएंगी। क्लियर होगी मेरी बात जी? ओके। सो अगर हम देखेंगे जी, सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि हैकिंग क्या है, फिर हम देखना चाहते हैं कि एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग में क्या फर्क है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले हैकिंग को नॉर्मली एक आम बंदा बुरे सेंस में समझता है। जब भी कहना कि मैं हैकर हूं, अगला समझता है कि ये कोई चोर है, या बल्कि उससे भी थोड़ा सा दो चार कदम आगे है। मतलब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि एक इंस्ट्रक्टर है यूएस में, जो कि सीएच के कोर्सेज के, या सीईएच और सी एलिमेंट्री जो उनका कोर्स है, उसके जो लेक्चर्स है उसकी रिकॉर्डिंग, जैसे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसने रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो कहता है कि मैं एक दिन किसी टास्क के लिए ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी और उसने यहाँ लिखा होता हैकर, तो उसको तो ख्याल नहीं था। तो कहता है कि एक खातून, एक लड़की खड़ी हुई, आर यू हैकर, मतलब उसने इस तरह कहा कि मैं इतने बुरे बंदे के साथ खड़ी हूँ, मतलब तुम इतने बुरे बंदे हो। तो कहता है कि मुझे फील हुआ कि क्यों, मतलब व्हाई, मैंने उससे पूछा, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी शर्ट पे, तो उसने कहा हाँ, लेकिन हैकर मीन डजंट मीन दैट इट इज ऑलवेज बैड। हैकर्स आर नॉर्मल, हैकर इज ए प्रोफेशन। No, this is like a knife. Knife is not bad. Knife is not good. It depends upon how you use it. How you use it. तो यहां पर भी यही है कि आपका हैकर का वो बुरा नहीं है। अब उसको आप बुरे तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि छुरी है, अब छुरी को बुरी तरीके से, इवन आप अगर नमाज को भी बुरे पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हो कि लोग मुझे देखें कि जी देखें हाजी साहब कितना ज्यादा पालसा है, तो नमाज नमाज नहीं रही। ऐसा ही ना उमर? तो इसी तरह हैकर को आपने बुरा नहीं समझना। अब इसको दो कैटेगरीज में किस तरह डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी रखी गई कि अगर आप किसी को नुकसान, उसकी मर्जी के बगैर उसको नुकसान देने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो देन दिस हैकिंग प्रैक्टिस विल बी कॉल्ड एज अनएथिकल, जिसको आप कहेंगे ब्लैक हैट हैकर। क्या कहेंगे? ब्लैक हैट। लेकिन अगर आप विद इन द स्कोप फॉर द बेटरमेंट यूज कर रहे हैं, विद द परमिशन ऑफ द ओनर, without giving you harm, then you are never unethical, you are ethical. अब लेकिन आप कहेंगे कि दोनों के तरीकाकार डिफरेंट है, तो मैं कहूंगा नहीं जी, दोनों के तरीकाकार में कोई फर्क हरगिज नहीं। मिसाल के तौर पे अगर एक चोर आता है और आपकी खिड़की तोड़ के अंदर आता है, तो जिस तरह के वो तोड़ेगा उसी तरह आप भी तोड़ेंगे, यानी एथिकल भी उसी तरह तोड़ने तोड़ने की कोशिश करेगा और अनएथिकल भी उसी तरह तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन फर्क ये होगा कि एथिकल जो है वो उसके मालिक को बता देगा कि जी ये खिड़की आपकी कमजोर है, इस कमजोरी को इन टर्म्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी वी कॉल इट वुलनरेबिलिटी। तो इसका मतलब उसने वीकनेस, लूप होल, उसने वो लूप होल फाइंड करके ओनर को बता दिया, किसी और को नहीं बताया। ये नहीं कि कल उसने किसी जगह पे वो डेटा या वो चीज जो है वो रख दी हुई है, नो, ताकि कोई और उसको नुकसान पहुंचाए। जबकि जो अनएथिकल है वो उस खिड़की को तोड़ के उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा, और अंदर जाके उस कमरे, यानी लेट इट बी लाइक कंप्यूटर इज लाइक ए रूम, यू मे अज्यूम network is a system which you can assume. So the unethical will enter into this system or into this computer and will harm you. harm में ये भी हो सकता है कि he may take all your very important sensitive data and place it on the dark web or sell it publicly. Now what he is doing is unethical. लेकिन ये बंदा ऐसा कोई काम नहीं करता, जो इसको इजाजत दी गई है उससे आगे ये किसी सूरत नहीं बढ़ेगा जी।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। सवाल शादाब ने ये पूछा कि जनाब, शादाब ने ये क्वेश्चन पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जनाब अगर आप पलट करें कि आप पाकिस्तान से हैं और आप इसराइल का या किसी दूसरे मुल्क का डेटा हैक करते हो, उठा के अपने मुल्क में लाते हो, तो आप एथिकल हो क्या ना एथिकल हो? ये क्वेश्चन है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपकी आर्मी लड़ रही है इस वक्त टीटीपी के साथ। जब आप उनके बंदा मारते हैं तो किधर वासल करते हैं? खबरें देखती है ना, कहते हैं हमने इनको जहन्नम वासिल कर दिया। और जब आपका बंदा कोई उसमें शहीद, आप उसे क्या कहते हैं? मैं कहूंगा जो आपका बंदा मारा जाता है आप कहते हैं हमारा बंदा शहीद हो गया है। दो इधर से शहीद हुए, उधर से 12 को हमने जहन्नम वासिल कर दिया। अगर आप उनका सुने तो उन 12 को कहते हैं कि ये सारे के सारे सीधे के सीधे जन्नत में चले गए हैं। तो फर्क ये होगा कि जब आप किसी अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हो तो आपका मकसद अपने मुल्क का दिफा को मजबूत करना है, तो यू विल बी सेइंग दैट व्हाट आई एम डूइंग इज एथिकल फॉर मी। लेकिन दे विल कॉल यू दैट व्हाट एवर यू आर डूइंग इज समथिंग अनएथिकल। आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि भाई कितने किस्म के हैकर्स होते हैं। ब्लैक है, वाइट है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, एक्टिविस्ट है, और भी। तो ये सारे को हम देखेंगे। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि भाई ये बाउंड्री कैसे ड्रॉ करें कि ये एथिकल है या अनएथिकल है। तो यहाँ पे बाउंड्री मैं जो लगा रहा हूँ कि अगर आप अपने, क्योंकि ज्यादातर जॉब, ठीक है वो भी आपकी एक जॉब्स होंगी। कल अगर आप एक अच्छे हैकर बन जाते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं आपको सीआईए का, मुसाद का, MI6 का चीजें निकाल के देने के काबिल हूं, तो फ्रॉम पाकिस्तान परस्पेक्टिव, फ्रॉम ISI परस्पेक्टिव, फ्रॉम MI परस्पेक्टिव, यू आर डूइंग समथिंग एथिकल। क्लियर हो मेरी बात जी? लेकिन मोस्ट ऑफ द टास्क जो आप करेंगे वो क्या होंगे कि आप किसी कंपनी को सर्व करेंगे। कि जनाब मिसाल के तौर पे यूटी की एग्जांपल ले लें। अब यूटी के पास भी बड़ा सेंसिटिव डेटा है। आप कहेंगे क्या, होने तो दो डेटा चाहिए, लेकिन एक डेटा सेंसिटिव इनके पास है, दूसरा डेटा अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। जो डेटा हमारे पास है वो आपके रिजल्ट्स हैं, CMS के पास है ना। अब लाजमी तौर पे पिछले प्रॉब्ली 10 साल पुराने भी उनके पास मौजूद है और अगले भी जितने आते रहेंगे उनके भी उनके पास रहेंगे। तो दैट इज वेरी सेंसिटिव। अगर ये डेटा वहां से कोई डिलीट कर दे या उसको रैंसम कर दे, रैंसम का मतलब एनक्रिप्ट कर दे, हमारी तो पूरी की पूरी साख खत्म हो गई। प्रॉब्ली अगले साल, जैसे अब हम कहते हैं कि हमारे पास 8,000 स्टूडेंट्स हैं इनरोल्ड, फिर शायद 800 भी नहीं रहेंगे। कहेंगे जी इनके पास तो रिजल्ट ही नहीं होते। ये तो कल जब ये एक दफा ये बात खुल गई कि भाई रिजल्ट इनके पास नहीं है, तो कोई भी अपनी डिग्री को वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा, कहेगा इनके पास कौन सा डेटा है कि ये चेक करके कहते हैं। हर एक को हमें या तो कहना पड़ेगा सारे ही ठीक है। ऐसा ही है ना। तो ये जैसे एक एग्जांपल। दूसरी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे पास होनी चाहिए थी, हमारे पास होनी चाहिए थी, वो है हमारा इंडस्ट्री के लिए सॉल्यूशंस, फ्यूचर के रिसर्च के सॉल्यूशन, जिसको हमने पेटेंट की सूरत में अपनी रिसर्च को सेव किया होता, तो फिर हम दुनिया पे वो बेच के, इंडस्ट्री पे वो बेच के, फिर हमें HEC की किसी फंडिंग की जरूरत ना होती। दुनिया की बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट से 1 टका नहीं लेती, एंड दे आर वेल ऑफ। अल्लाह करे कि आप लोग उनमें से जाके उनके उन यूनिवर्सिटीज में काम करें, यू विल बी गिवन ए लॉट ऑफ मनी देयर। तो वो कहां से पैसे लाते हैं? वो रिसर्च से लाते हैं। उनको पता है कि अगले 10 साल में कौन से इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनको पता है। वो सोल्यूशन उन पे बेचते हैं और पैसे लाते हैं। तो अगर वो डेटा उनका कोई चोरी कर ले तो वो भी हमारी तरह माशाल्लाह हो जाएंगे, हमारे रास्ते पे आ जाएंगे, एक जी भीख मांगेंगे कि दे जी इस बार सैलरी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि
जो ये अब ये उनको आपने बताना ये है कि जनाब आपने, अब आपका सवाल ये होगा कि भाई सिक्योरिटी टीम तो काम कर रही है, भाई उन्होंने तो मिसाल के तौर पर फायरवॉल भी लगाई हुई है, उन्होंने तो फॉर एग्जांपल अपने स्विचेस पे भी सिक्योरिटी लगाई हुई है, वेरी नाइस। उन्होंने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी लगाए हुए हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी लगाए हुए हैं, वीपीएन भी लगाए हुए हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर लगाया हुआ है फॉर सिक्योरिटी। तो फिर आपके इस एथिकल हैकिंग की क्या जरूरत? यही तो चेक करना है कि जो उसने लगाया हुआ है वो फंक्शनल भी है, कारआमद भी है या नहीं है, या सिर्फ लगा के खुश हो रहे हैं कि जी हमने फॉर एग्जांपल फलानी कंपनी की फायरवॉल लगाई हुई है, वी आर, बस ठीक है। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पे आपका एक ओपन स्पेस है और लेट करें कि वहां पे आपने एक कुत्ता रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कुत्ता इससे बाहर ना निकले, तो प्रॉब्ली अगर आप एक 4 फीट का, 4 या 5 फीट की एक दीवार बना लें, तो कुत्ता वो 4 या 5 फीट की दीवार को छलांग लगा के बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब है आसपास सारे उससे सेफ हो गए, गुड। लेकिन अगर आप कहेंगे जी कोई शख्स कूद के इस बिल्डिंग में ना जा सके इस 5 फीट की उससे, तो दिस इज टू लेस, दिस इज टू लेस। तो यहां पर भी है कि आपने फायरवॉल तो लगा दी, आपने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम तो लगा दिया, आपने इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम तो लगा दिया, आपने वीपीएन भी लगा दिया, आपने सब कुछ कर लिया हुआ है, लेकिन ये टेस्ट नहीं हुआ कि दे आर फॉर द अटैकर, वेदर दीज थिंग्स हैव सम वुलनरेबिलिटीज, वीकनेसेस, जिसको अटैकर एक्सप्लॉइट ना कर जाए। इसलिए आपकी जरूरत है। इसी तरह बाज बड़ी कंपनीज चाहती हैं कि आप उनके नेटवर्क्स में खास जगह पे चेक करते रहें और उनको बताएं कि जनाब ये आपके इस चीज में कमी है, खराबी है, कमजोरी है, और अगर आप उनको बता दें तो दे पे यू। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल के स्टूडेंट शायद अभी भी न हो, वो आपको बता सकेंगे, अगर आपका कभी मौका मिले तो उनसे बात करें, इसी ग्रुप में इनसे बात। वो पिछले कई सालों से यही काम कर रहा है, ऑल्दो है वो केमिकल इंजीनियर, लेकिन he has अपनी फील्ड को, मैं कहूंगा जो कि उसने 4 साल उसमें लगाए, लेकिन कमा वो इस फील्ड से रहा है। आर यू एग्रीइंग विद मी जेंटलमैन? जी सर। जी, इन सबात अरशद। तो ये हमारा केमिकल जी का वो स्टूडेंट रहा है, लेकिन इस वक्त ये पिछले कई सालों से इसी एरिया में काम कर रहा है और कमा रहा है। जी, जी डाउनलोड नहीं, इम्पोर्ट होना हो गया, चले जी मैं उसको सर। देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, इनसे बात कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा ही है। तो बिल्कुल ऐसे लोग है। अगर, जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं इनसे बात? नहीं सर, कंटिन्यू करें आप। ओके जी, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई कि आपका ये जो दो चीजें हैं, वन इज दी एथिकल एंड वन इज दी अनएथिकल। आई होप नाउ द लाइन इज क्लियर बिटवीन दैम। अब इसके बाद हम ये देखना चाहेंगे इस कोर्स में, इससे ये तो आपको पता चल गया कि पेनिट्रेशन टेस्टर की जरूरत है। अब सवाल ये कि एक दफा हमने करवा ली पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है हसनैना, आपने अपनी कंपनी खोली, और ये भी बताता चलूं कि ये नहीं है कि सिर्फ आईएसपी को इसकी जरूरत है, नहीं। कल मिसाल के तौर पे केटीएच, इनके पास ही पेशेंट का डेटा है, किसी सूरत कोई पेशेंट नहीं चाहता, ये बाय रूल है, आप उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। ये ना हो कि कल पता लगा हो कि जी आपकी सारी बीमारियों का और आपकी दवाइयों का और सारी चीजें जो अलग लोगों को, दुनिया को पता हो, नो, दैट शुड बी ओनली नोन टू द डॉक्टर। आपने इसलिए उसको नहीं बताया कि भाई तुम पूरी दुनिया के साथ ये बांटो। इस तरह आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आप नहीं चाहते कि आपके जो भी पैसे हैं, चाहे वो 1 मिलियन है कि चाहे वो 2 मिलियन है, कहां से आए और कहां गया है, यू नेवर वांट कि जी वो किसी और के पास जाए। तो ये काम पेनिट्रेशन टेस्टर करेगा कि जी हाँ नहीं आपका नेटवर्क सिक्योर है, या इट नीड फर्दर समथिंग टू स्ट्रेंथन दी सिक्योरिटी। तो ये तो हो गया।
अब सवाल ये है कि अगर आपने एक दफा कर लिया तो फिर तो मेरा ख्याल है 3 साल के लिए तो चाहिए नहीं ना, बस आराम हमने तो चेकिंग करवा ली है। क्या ख्याल है मोहसिन, क्या करें फिर? तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा मैं मोशन के साथ इसको वो करके चेंज करके थोड़ा सा वो करना, इसलिए कि हम नेटवर्क में ऑलवेज चेंजेस लाते रहते हैं। हमने कोई नई मशीन अपने नेटवर्क में लगाई, क्या हमें को रोक सकता है? हमने कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल की, नहीं रोक सकता मैं कोई। भैया हमने कोई नया फीचर दिया अपने एप्लीकेशन में, तो जो ही हम नेटवर्क में चेंज लाते हैं, या अब इवन ना, हमने तो ये सोचा कि हमने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को नए ऑपरेटिंग सिस्टम में किया तो नाउ इट इज मोर सेफ, might be there are more vulnerabilities in the new version. So it is important that this process should be continued regularly, कि नई नई चीजें आती जाएंगी और वो पेनिट्रेशन टेस्टर आपको ढूंढ के देता जाएगा। और इस तरह ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप पैसे के लिए किसी के सिस्टम में से खराबियां ढूंढ के उसको बताते हैं, जो कहते हैं बग बाउंटी एक्सपर्ट्स, तो यू बिकम ए बग बाउंटी एक्सपर्ट एज वेल। क्लियर मेरी बात? सर ऐसा भी होता है कि जब नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, नई नई अपडेट्स आती हैं, तो उनमें भी नए नए बग्स आते हैं, दोबारा से टेस्टिंग करनी पड़ती है उनमें। जी बिल्कुल, ये मैंने कहा कि इवन आपने इस बात भी ये बता रहे हैं कि इवन जो आपने अपनी तरफ से तो अपडेट इंस्टॉल की है, मोहसिन आपने तो अपनी तरफ से अपडेट इंस्टॉल की है, लेकिन उस अपडेट के अंदर भी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। वो भी तो इंसान का बना है, को खुदा का बना हुआ तो नहीं है। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि जी बस मैंने तो एक दफा कर दिया, अब तो मुझे अगले 3 साल तक, या जब तक विंडो 10 के बाद विंडो 11 नहीं आएगी, या विंडो 11 के बाद विंडो 12 नहीं आएगी, अगले 10 साल के लिए मैं बेरोजगार हो गया हूं। नहीं, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। यहां तक बात क्लियर होगी? इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात करना चाहते हैं कि भाई कैसे हम ये प्रोसेस चलें। इसके लिए एक तरीका तो ये है, जैसे मेरा दिल चाहे करेंगे। नो, उम्र नहीं, आपकी मर्जी इतनी भी आपकी हुकूमत नहीं हो सकती, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट को बताना है अपना स्कोप। इसको कहते हैं इनिशियल रिपोर्ट बनानी है कि जनाब आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, एंड दैट मेथोडोलॉजी इज टेस्टेड एंड वेरीफाइड। उसकी पूरी साख है उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे हम तो बड़ी बेहिस कौम है, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ नेशनल बैंक का पर अटैक हुआ था चंद साल पहले, हमने नेशनल बैंक के अगेंस्ट क्या किया? कुछ भी नहीं। एफबीआर पे हुआ था, हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ये किसी बाहर के मुल्क में हुआ होता, नेशनल बैंक आज ना होता। तो इसलिए आपसे उस वक्त नेशनल बैंक या कोई भी इदारा करवाएगा जब आप उसको बताएंगे कि भाई आई विल बी यूजिंग दैट टेस्टेड एंड वेरीफाइड मेथोडोलॉजी। और अगर कल उसमें कोई मसला भी आता है, आप कहेंगे जी ये मेथोडोलॉजी नहीं जो कहा है, आई हैव फॉलोड ऑल द स्टेप्स। लेकिन अगर आप कहें मैं अपनी मर्जी वाला काम है करूंगा, तो फिर देन यू विल नॉट हैव द सपोर्ट। इसलिए वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, दैट हाउ टू स्टार्ट अप विद द मेथोडोलॉजीज। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, इसके बाद जिसे मैंने आपको कहा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी, जैसे मैंने देखिए वही कह रहा है कि आप इस प्रोटीगो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में एलेक्स साहब हैं, और एलेक्स यहाँ पे ये काम कर रहा है ताकि वो अंडरस्टैंड करे हाउ वी अकम्प्लिश दी पर्पस। तो जब वो ये अंडरस्टैंड कर लेगा तो इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएगी इन फॉर नॉलेज एज वेल एज द स्किल्स। और यहाँ पे वही डिफाइन किया गया कि एथिकल हैकर किसे कहते हैं? एथिकल हैकर इज अ पर्सन हु एक्ट्स एज एन अटैकर एंड इवेलुएट द security posture of a computer network for the purpose of minimizing risk. That is the definition of ethical hacker. What is the ethical hacker? A person who acts as an attacker. इन एक्ट तो कर रहा है अटैकर के तौर पे, नहीं ना खिड़की तोड़ेगा, जब तक खिड़की को मारेगा नहीं तो कैसे तोड़ेगा? तो इसलिए हमने कहा कि एक्ट एज एन अटैकर एंड इवेलुएट द सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम
और कंप्यूटर सिस्टम इज एवरीवेयर। कंप्यूटर, मैंने ये नहीं कहता कि जी कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ आईएसपी के पास है और मेरे मुल्क में सब ये लटके ने 10 आईएसपीज हैं, नहीं। एवरीवेयर वी हैव द कंप्यूटर, वेदर दे आर द यूनिवर्सिटीज, वेदर दे आर द colleges, schools, hospitals, businesses, big, small, everywhere there is a network. क्लियर मेरी बात? शाबाश। तो अटैक के दौरान, अटैकर यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान अटैकर के तौर पे एक्ट करके क्या चीज निकालेगा? वल्नरेबिलिटी, वीकनेसेस। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस अमल के लिए क्या तरीका हम अपनाएंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम फुटप्रिंटिंग करेंगे। हम क्या करेंगे? रिकॉनेसेंस करेंगे। क्योंकि भाई मैं किसी पे अटैक, देखे ना, अगर किसी के घर पे आपने अटैक करना है तो ये तो नहीं कि आप बंदूक उठा के उसके घर पे दौड़ पड़ेंगे। आप ये मालूम करें, हो सकता है कि आप उसके पीछे दीवार की तरफ खड़े होकर कहें जी मैं अटैक करने आया हुआ हूं, तो उधर तो कुछ भी नहीं है। या शायद उस तरफ तो मिसाल के तौर पे कोई नहर बह रही है, नहर के उस साइड पे उसका घर है और आप नहर के इधर खड़े हैं बंदूक पकड़ के मैं इसके घर पे अटैक करने आया हुआ हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा। उल्टा वो उधर से ही आपको पकड़ा देंगे कि जी कैसे तुम मेरे घर पे बंदूक लेकर आए हुए हो। तो द फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? वी डू द रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस में क्या होता है? हम वहां पे उसके बारे में जितनी भी मालूमात पॉसिबल है वो सारी की सारी गैदर करेंगे। जब, और इसमें हम इनिशियली जो तरीका अपनाते हैं वो होता है पैसिव, ताकि उसको पता भी ना लगे। और अगर पहले तो पता लग नहीं सकता, और अगर वो हम पे कोई ऐसा साइबर का केस करता भी है कि भाई आपने कैसे ये किया है, he will never have any proof for that. Passive means I have never touched your network. That's simple. For example, I got the information from his website. तो वेबसाइट तुमने छोड़ी हुई है, सारी दुनिया देख रही है, मैंने देखा है, तो कौन सा कुफर हुआ है? कुछ भी नहीं है। या कुछ ऐसी साइट्स हैं जो मैं आपको कराऊंगा, हु इज फॉर एग्जांपल, जिससे हम उसके आईपी एड्रेसेस निकाल लेंगे, उसके डीएनएस के एड्रेसेस निकाल लेंगे। इट्स ऑल लीगल। बात समझ आ गई? देन लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम उसकी मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, फिर हम ये देखेंगे, मिसाल के तौर पे हमें पता चला कि इसके बाद जो नेट आईपीज का रेंज है वो लेट करें, सिंपल क्या रहता है, 254 कंप्यूटर उसमें पॉसिबल है। कितनी? 254। या उसमें 65,000 पॉसिबल है, लेट इट बी। ये नंबर जो बोल रहा हूँ किसी वजह से बोल रहा हूँ। अब लेट करें कि 254 है, क्या 254 के 254 कंप्यूटर उसके काम कर रहे होंगे? नॉट एसेंशियल। इसका मतलब उसमें से कुछ आईपी वो इस्तेमाल कर रहा होगा और कुछ आईपी वो इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। अब जो नहीं कर रहा, मैं उनके ऊपर भी अपना टाइम जाया करूं तो अल्टीमेटली तो उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा। आईपी यूज ही नहीं हो रहा, तो मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ, किस लिए उस पर काम कर रहा हूँ? अपने दिनों को जाया कर रहा हूँ, अपने टाइम को जाया कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं पहला स्टेप ये करूंगा कि मालूम करूंगा कि इनमें से 254 में से हो सकता है 50 कंप्यूटर फंक्शनल हो, तो 50 कंप्यूटर मुझे पता चल जाए, ताकि मैं 200 बाकी जो है उन पे तो काम ना करूं ना, मैं टाइम जाया ना करूं। अब मुझे 50 पता चल गए, क्या 50 के 50 एक ही काम कर रहे होंगे? ये पागलपन है। कैसे मुमकिन है कि सारे के सारे एक ही काम कर रहे होंगे? उसने 50 कंप्यूटर लगाए तो दे विल बी फॉर डिफरेंट पर्पस। मिसाल के तौर पे some of the will be for the email server, some might be the web server, some might be the DNS server, DHCP सर्वर, मतलब मुख्तलिफ। तो मुझे ये मालूम करना है कि कौन सा इनमें 50 में से कौन कौन सा किस किस पर्पस के लिए काम कर रहा है या मल्टीपर्पज के लिए कर रहा है। इस अमल को कहते हैं स्कैनिंग। क्या कहते हैं? तो मैं उसको स्कैन करूंगा, मालूम करूंगा कि किस मशीन पे बैठा यहाँ पे हुआ हूं, अमेरिका में पड़ा हुआ एक कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा कि ये कंप्यूटर, इसमें ये सर्विस चल रही है, इसमें का ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, इसमें विंडोज 7 चल रहा है, इसमें विंडोज 8 चल रहा है, इसमें लिनक्स चल रहा है, इसमें वेब सर्वर जो है वो अपाचे है।
भाई लोग कहेंगे आप तो पाकिस्तान में बैठे हुए हो, आपको कैसे पता कि जी फलानी मशीन पे अपाचे है, फलाने पे आईएएस है। जैसे आपके, मैं कभी भी नहीं जाके मैंने अपने इनको यूटी का वो देखा, इस पे आईएएस है, इसका वर्जन क्या है? आप यहीं से बैठ के, इसी लैब से बैठ के बताएंगे कि जी यूटी वाला जो वेब सर्वर यूज कर रहा है उसका वर्जन ये है। अब आप कहेंगे इससे मुझे क्या फायदा होगा? इससे आपको ये फायदा होगा कि पता चलेगा, मिसाल के तौर पर विंडो 7 आपको पता चलता है, विंडो 7 को सपोर्ट करता है अब माइक्रोसॉफ्ट? नहीं। अब तो विंडो 8 को भी नहीं करता, अब तो अक्टूबर से वो विंडो 10 को भी नहीं करेगा। इसके मतलब जितनी वो एक, या तो वो क्रैक्ड वर्जन है, जिससे आपको पता चल रहा है कि क्रैक्ड वर्जन है, क्योंकि एक वर्जन तो आपको वो बेच ही नहीं रहा विंडोज। और अगर नहीं भी है क्रैक, तो उसमें जितने बग्स हैं अब वो फिक्स होने के कोई चांस नहीं है। तो उसके बग्स तो डॉक्यूमेंटेड हैं, तो मैं उन बग्स को यूज करके अब इस पे अटैक करने की कोशिश कर सकता हूं। इसका मतलब है कि मैं उसमें गेन एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, ओके जी, वापस आ जाएं। तो मैंने आपसे बात ही की कि जनाब हम फिर उसके एक्सेस हासिल करेंगे। अगर एक्सेस हासिल कर ली तो लाजमी तौर पे हमारी ख्वाहिश होगी, ये बात याद रखें कि उसके भी सिस्टम लगे हुए हैं, उसके पास भी ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो गई होगी कि आपने उसका एक्सेस हासिल कर लिया है। और दूसरी आपकी ये ख्वाहिश होगी कि एक दफा हासिल किया है, मैं लाजमी तौर पे आप अपना कंप्यूटर 24 आवर तो ऑन नहीं रखेंगे। अगर आपने अपना कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो आपका एक्सेस खत्म हो जाएगा। तो आप कोशिश आप ये करेंगे कि आप बार बार उसके सिस्टम में जाके अपना दोबारा पर्पस, जो भी पर्पस है वो हासिल कर सकें। इसका मतलब कि देन स्नैना व्हाट यू वांट दैट योर एक्सेस शुड बी मेंटेन्ड। तो उसके लिए आप वहां पर कोई बैकडोर वगैरह इंस्टॉल करेंगे, ताकि उस बैकडोर के जरिए आप बार बार जाते रहे और उनको पता ना चले। एंड फाइनली क्या चाहोगे कि भाई पकड़ा गया तो मार पड़ेगी, रूल्स भी तो है ना, साइबर रूल्स भी तो हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए शादाब, क्या करना चाहिए? भाई आपने लेट करें किसी के सिस्टम पे अटैक किया, लेट मी सी, और जी आप एक्सेस हासिल कर ली, वहां से डेटा भी इन्फिल्ट्रेट करवा लिया, अपनी सक्सेस पे आप बड़ी खुश हैं। अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बूथ मिटाना चाहिए, दैट्स द गुड आंसर। इसे हम कहते हैं क्लियरिंग द ट्रैक, क्लियरिंग द ट्रैक। तो आप ट्रैक साफ करने की कोशिश करोगे, ताकि उसके दो रीजन, एक तो ये कि अगर उसने एविडेंस, क्योंकि जैसे कि आप लोग एथिकल हैकर हो, इसी तरह डिजिटल फोरेंसिक के लोग भी होते हैं, इस तरह सॉफ्ट के स्पेशलिस्ट भी होते हैं। वो उन लॉग से आपके बारे में सब कुछ निकालेंगे कि किस आईपी से आए हो, किस वक्त पे आए हो, क्या क्या तुमने किया है। अगर ये चीजें उन्होंने निकाल ली तो फिर इसका मतलब है कि फिर एफआईए के चक्कर शुरू हो जाएंगे। तो टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दीज यू विल ट्राई कि जी आई शुड क्लियर ऑल दी ट्रैक्स। क्लियर ना? तो ये तो मैंने आपको बताया। फिर मुझे यहाँ से एक मैसेज नजर आ रहा है, मैं उसको भी देख लूं और फिर आगे बढ़ूं। मोहम्मद इसाक जी, बैक ट्रैकिंग ठीक है आपने, ओके। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक साइट है, आपका दिल चाहे तो उसमें चले जाएं। हैकिंग इज नॉट अ क्राइम, whatever you are doing, this is ethical, it is not a crime. बग बाउंटी जो इनसे बात कर रहा है पिछले कई सालों से, इट इज नॉट ए क्राइम। इसलिए वो कहता है कि आप अपने आप को ये देखें कि भाई आपको जो लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं एज एन ईवल और एज इलीगल समथिंग, नो यू आर नॉट समथिंग evil. Luckily, a lot of people already know that hackers are curious peoples. That is very important. Always the cybersecurity people, whether it is an attacker or a defender or a digital forensic or the intrusion detection expert, everyone must be a curious individual. लकीर का फकीर जो है वो नहीं बन सकता, ये काम कर सकता, क्योंकि everywhere you will find new things and you should be curious about that. And even you will be coming up with the
the methods which have never been implemented, something new. बात समझ आ गई? ओके। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाई डू वी नीड टू डू पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्योंकि सॉरी ओके जी। तो हम बात कर रहे थे कि व्हाई डू वी नीड टू डू पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बिकॉज देयर इज ऑलवेज vulnerabilities in the systems, देयर इज ऑलवेज vulnerabilities in the system, क्योंकि सॉफ्टवेयर किसी इंसान का बनाया हुआ है। और वो एक चीज को, जैसे मिसाल के तौर पे हमने दरवाजा बनाया, तो बनाने वाले के ज़हन में ये था कि जी लाजमी तौर पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, जगह बनाई है, लाइटें लगाई हैं, मल्टीमीडिया लगाया है, एसी लगाया है, तो कोई दरवाजा भी तो हो कि बंदे इंटर हो सकें। लेकिन ये एक वीकनेस भी है। जब भी आपको कहा जाता है कि जी अंदर हर कीमत पे जाना है, तो सबसे पहले ये किया जाएगा दरवाजा तोड़ दें। ऐसा ही है ना? कभी किसी ने नहीं कहा दीवार तोड़ दें, छत तोड़ दें, ये कहा जाता है दरवाजा तोड़ दें। इसी तरह अगर आप देखें तो छत के ऊपर, इस दरवाजे के ऊपर एक रोशनदान है और उसके अंदर शीशा लगा हुआ है। बनाने वाले ने अच्छे सोच के लिए किया कि जनाब यहाँ पे मैं अगर ये छोड़ दूं तो कम से कम दिन के वक्त रोशनी अंदर आएगी, तो हर वक्त लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेक सेंस। खिड़कियां किस लिए रख दी? इसलिए रख दी कि जी अगर गर्मी है, बाहर कोई ठंडी हवा चल रही है, तो चलो खिड़कियां खोल देंगे तो अंदर मौसम कमरे का बेहतर हो जाएगा। तो ऑलवेज जब भी कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बनाने वाला होता है, ये समथिंग इन गुड इन माइंड, लेकिन हाउ इट विल बी एक्सप्लॉइटेड बाय द बैड गाय, दैट इज समथिंग डिफरेंट। जो मैंने भी आपको कहा कि अगर किसी को आप ये टास्क दे दें कि भाई हर कीमत पे इसको लैब में जाना है, तो या तो आपको भाई खिड़की तोड़ दो, या रोशनदान तोड़ दो, या दरवाजा तोड़ दो, इससे जरिए अंदर चले जाओगे। क्लियर है ना मेरी बात? तो इसलिए वी नीड द पेनिट्रेशन टेस्टर टू चेक व्हाट आर द लूप होल्स प्रेजेंट इन योर सिस्टम। क्लियर है मेरी बात? देन इज दी, तो अल्दो जैसे कि देखिए ये आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपने हर अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाई हुई है कि आपने क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है। आपने फायरवॉल भी इंस्टॉल की हुई है, आपने इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी किया हुआ है, आपने एंटी मालवेयर भी किया हुआ है, आपने वीपीएन भी लगाया हुआ है, आपने वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी लगाया हुआ है। यानी आपने तो अपनी तरफ से हर किस्म का डिफेंस अपनाया हुआ है। बट स्टिल यू नीड द पेनिट्रेशन कि ये भी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। डू यू गॉट इट? ठीक है। इवन हमने पढ़ा हुआ है और फिर पढ़ेंगे, वी ऑलवेज गो फॉर दिस मेथड टू डिफेंड अवर नेटवर्क। डिफेंस इन डेप्थ। डिफेंस इन डेप्थ का मतलब ये होता है कि आप एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन नहीं लगाते, आप एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर, तीसरी लेयर के बाद चौथी लेयर, ताकि बार बार आप अपने यूजर को चेक करते रहोगे, ताकि कहीं वो आपको कोई गलत चीज तो ना पहुंचा दे। मिसाल तो फायरवॉल है, फायरवॉल तो ये देखता है कि आपका जो आईपी है वो अलाउड है कि नहीं है। वीपीएन है, वीपीएन क्या देखता है कि आपका यूजर नेम पासवर्ड अगर है तो बस ठीक है, लेकिन अगर वो मेरा यूजर नेम पासवर्ड किसी ने चोरी कर लिया तो वो भी तो इंटर हो जाएगा। अगर वो चोरी इंटर कर गया, उसके बाद वो जो अगर फिर तो अगर आप कहें तुम्हें सब कुछ करने की इजाजत है, तो फिर तो बड़ा खतरनाक हो गया वो बंदा। तो उसको अंदर भी चेक करना है कि वो कोई मालवेयर तो नहीं दे रहा, वो कोई यहाँ से ऐसा डेटा की तरफ तो नहीं जा रहा जो कि अलाउड नहीं है। तो इसलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, एथिकल, एंड इज पार्ट ऑफ द एथिकल हैकिंग। ओके जनाब। तो उसके बाद ये लैब अभी हम कर रहे हैं, तो और इसको हम, हाँ एक और लैब हम करेंगे, दैट्स ग्रेट। और शायद हर कोर्स में ये लैब होनी चाहिए। ये हम इसके एक पेज पहले प्रिंट कर लेंगे, जो हमारे ऑनलाइन है उनको, तो उनको हम उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे, और जो जो हमारे यहाँ फिजिकल है उनको हम यहाँ पे
हार्ड उसके वो कॉपीज दे देंगे। और यहाँ पे हम ये देखना चाहेंगे इस लैब के दौरान कि अगर मैं वाकई पेनिट्रेशन टेस्टर या एथिकल हैकर बनना चाहता हूं तो मेरी, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि जी आप पे ये स्किल्स होनी चाहिए, लेट करें मैं आपको 10 स्किल्स बताता हूं कि ये 10 स्किल्स या टूल्स पर आपको अबूर हो तो यू आर ए गुड। लेकिन मसला ये है कि आप में से मे बी मोहसिन कहता है कि जी ये हमारा टीचर पिछले 15 साल से 20 साल से इसी लैब में पढ़ा रहा है, इसको क्या पता। ठीक है, लेकिन हम उस चीज को रोकने, क्लियर करने के लिए हम जो हमारी जॉब पोर्ट्स हैं, पोर्टल्स हैं, हम उन पे जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे Indeed.com है, लिंक्डइन है, और उस पे जो एक्टिव पोस्ट हैं वो अवेलेबल होंगी। हम उन एक्टिव पोस्ट को, एक्टिव जो पोस्ट हैं उनमें से देखेंगे कि जॉब क्या है, जॉब की सैलरी क्या है, लोकेशन हम देंगे कि भाई पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, यूएई में, यूरोप में, एवरीवेयर, कितनी सैलरी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए मेरी क्या स्किल्स जरूरी है, मेरी क्या एजुकेशन जरूरी है। फिर हम देखेंगे क्या वो एजुकेशन या स्किल हमारे पास है। अगर है तो फिर तो हम वाकई बुला लेंगे उसको वो यहाँ पे आके करे और हम धमाल डालेंगे कि जनाब ये तो बहुत बड़ा काम हो गया है। लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब है या तो हमें फिर अपना मूड बदल लेना चाहिए कि नहीं जी ये काम हमारे काम बस का नहीं है, और या फिर आज से हमें प्लान कर लेना चाहिए कि नहीं अगर ये चीजें मेरे पास हो तो इसका मतलब इंडस्ट्री मुझे लेगी, और अगर ये नहीं है तो फिर नाम के साथ मैं इंजीनियर लगा सकता हूँ पर इसके बाद आगे पीछे और कुछ नहीं। तो इसलिए फिर हम ये प्लान करेंगे। और जो लोग जूनियर हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये कि वो अपने आप को प्लान करें कि जनाब अगले 1 साल में या 1.5 साल में व्हाट स्किल्स, व्हाट कंट्रोल ऑन द टूल्स is needed and I will do it in 1 year for example। तो वह 1 साल के बाद फिर आपको फिर ये नहीं कहना पड़ेगा ओह काश मुझे पता होता तो मैं ये चीजें कर लेता। फिर you will complete your graduation, hopefully even before that you will be able to get a job or to start your own business। क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक आप एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए कंपनी भी कर सकते हैं कि आप कंसल्टेंट के तौर पे भी कर सकते हैं कि आप ये काम करें और कमाते रहें, लाजमी नहीं कि जॉब ही की जाए। तो इसलिए हम ये करेंगे रिसर्च पेन टेस्टिंग कैरियर्स, ताकि हमें पता चले कि अगर हम ये करेंगे, मतलब हमारे पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारी ना स्कूल्स में, ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग नहीं होती। इसलिए हम बाज़ औक़ात 16 साल पढ़ने के बाद भी हम किसी औरों से पूछ रहे होते हैं भाई आप बताओ मैं क्या करूं। चाहिए तो ये कि उस वक्त हम ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट मीन स्कॉलर्स हैं, यानी थिंकर्स हैं, हम दूसरों को गाइड करें। हम उस वक्त भी मांग रहे होते हैं कोई हमें गाइड करे। तो इसलिए दैट विल बी इंटरेस्टिंग वर्क टू डू एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय इट। इसके बाद जैसे कि मुख्तलिफ किस्म की पे हम जाएंगे, जैसे glassdoor.com, indeed.com, linkedin.com, monster.com, एंड वी विल लुक एट कि जी जो आपका, ये लाजमी नहीं कि सिर्फ आप पेन टेस्टिंग के लिए करें, नहीं, इफ यू वांट टू बिकम ए हार्डवेयर इंजीनियर नो प्रॉब्लम करो। अगर आप किसी भी दूसरे शोबे में अपने आप को देखना चाहते हो, आप डीएसपी में, सिग्नल प्रोसेसिंग में देखना चाहते हो, आप नेटवर्किंग में देखना चाहते हो, आप डिफेंस में, साइबर डिफेंस में देखना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कम अज कम यू मस्ट नो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स नीडेड टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। क्लियर हो गया मेरी बात जी? ओके। तो इसके बाद जो चीज छोटी सी हम करना चाहते हैं वो है थ्रेट एक्टर।
जो अटैकर है इसका एक नाम थ्रेट, क्या कह सकते हैं, थ्रेट एक्टर। इज क्लियर? अब थ्रेट एक्टर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे सबसे आगाज अगर मैं करूं, जो कि यहां नहीं लिखा हुआ, इसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट किडी। स्क्रिप्ट किडी, स्क्रिप्ट किडी। जैसे नाम से ना, किड, बच्चा, यानी इज अ बिगिनर। उसने 1 महीना हुआ है कि उसने एथिकल हैकर का कोर्स पढ़ा, लेकिन क्योंकि वो, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक एक महीने में आप, ये पॉसिबल होगा कि हम अपने यूनिवर्सिटी के किसी सर्वर को या मशीन को या किसी भी दूसरी कंपनी की मशीन को यहां से बैठे हुए हैक नहीं, कम से कम ये मालूम कर सकें कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। तो कहीं हम ये ना समझ बैठे कि हम तो अब गुरु हो गए हैं, हम तो अब सुपर एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो हम उसको कहते हैं कि ये भी एक थ्रेट है, लेकिन ये किड ही है। इसलिए आप लोगों को ये ख्याल में रखना होगा कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके लिए तकलीफ बने, क्योंकि अभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं हो। लेकिन लर्निंग से तो कोई नहीं रोक रहा ना। इसलिए तो आपको कहा कि हम आपका ये सारे काम एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में करेंगे, जिसमें हम पे कोई लीगल एक्ट कोई वो नहीं कर सकेगा। फिर उसके बाद नंबर 2 है एक्टिविस्ट। ये भी एक थ्रेट एक्टर है, लेकिन ये पैसे के लिए नहीं कर रहा। ये एक इसकी केबल दे दें, टाइप सी। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है कि इसको आपके मोटिव से, आइडियोलॉजी से मसला है। मिसाल के तौर पे फलस्तीनी है, तो उनको इसराइल की आइडियोलॉजी के साथ मसला है। अब आप इस आइडियोलॉजी की वजह से उसके साथ उसको नुकसान देना चाहते हैं, या आपको इंडिया की आइडियोलॉजी से मसला है, या कश्मीरियों को हमारे साथ या इंडिया के साथ मसला है, तो इस वजह से वो आपकी उस पर अटैक करते हैं और अपनी वो जो भड़ास है वो आपको नुकसान दे के पूरी करते हैं। लेकिन उनका मकसद ये नहीं है कि उनको पैसे, बात समझ आ गई? तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिविस्ट। ये देखिए, एक्टिविस्ट। ओके, तो अगेन द टाइप ऑफ थ्रेट एक्टर इज नॉट मोटिवेटेड बाय मनी। पैसा इसका इसका मेन गोल नहीं है। एक्टिविस्ट आर लुकिंग टू मेक अ पॉइंट और टू फर्दर देयर बिलीफ। दोनों में क्या वो है, इसराइल में और उसमें एक तरफ यहूदी है, एक तरफ मुसलमान है, तो उनका बिलीफ डिफरेंट है। यूजिंग साइबर क्राइम एज ए मेथड ऑफ अटैक, these type of attacks are often carried out by data। मिसाल के तौर पे कोई इसराइली या कोई पैलेस्टाइनी उनका कोई डेटा निकाल ले और उसको पब्लिक कर दे, जिससे उनकी साख खराब हो जाए कि जी वो ये गलत काम करना उनके प्लान्स में शामिल था। तो व्हाट व्हाई इज डूइंग, वो अपने एक नोबल कॉज को कह लो, नोबल कॉज के पीछे रह कर वो ये काम कर रहा है। क्लियर होगी मेरी बात? तो स्क्रिप्ट किडी के बाद क्या हो गया, एक्टिविस्ट। इसलिए इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। जैसे कि अभी शादाब ने कहा था कि इनके पीछे स्टेट होती है। भाई लेट करें पाकिस्तान है, वो कहते हैं कि जी कभी आप इंडियन साइट्स पे
डिफेंस की मिनिस्ट्री पे या मिनिस्ट्री पे ये काम करें। यस, ठीक है। सो यही कह रहा है कि साइबर वॉर आजकल आपको पता है, साइबर हैज बिकम, इवन आपने ये भी देखा होगा कि जब स्पेशली यूक्रेन की और रशिया की शुरू हुई थी, तो ट्रू वॉर से पहले साइबर वॉर शुरू हो गई थी। वो एक दूसरे की साइट्स पे, इवन जो रशियंस थे वो, क्योंकि उसके पीछे पूरा यूरोप अमेरिका था उस वक्त, तो वो यूरोप को और अमेरिका को यूं ही रशियंस हर्ट करना चाहते थे। दैट इज कॉल्ड एज दी साइबर वॉर। इसी तरह स्पेनियर्स, स्पेनियर्स मीन जासूसी, कि आप जासूसी कर रहे हैं कि भाई इसके ये आइटम्स कहाँ पे हैं, जैसे फौज करती है। तो दैट इज आर द टू टर्म्स दैट फिट इनटू द कैटेगरी, कि आप किसी मुल्क के साथ आपकी वॉर है, तो इट मीन यू आर पार्ट ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर। या आपने किसी दूसरे मुल्क की या ग्रुप की मालूमात हासिल करनी है, उनके प्लान्स क्या हैं, वो चीजें आप मुझसे निकालना चाहते हैं, तो इट मीन यू आर पार्ट ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविस्ट। क्लियर हो गई मेरी बात? फिर कहता है मैनी गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड टुडे यूज साइबर अटैक टू स्टील इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर ओपोनेंट एंड कॉज डिसरप्शन। Many believe that the next Pearl Harbor will occur in the cyberspace. That's one of the reasons that United States declared cyberspace to be one of the operational domain that US forces would be trained to defend. फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, जो कि अब जो लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल होंगे, दे आर अगेन थ्रेट एक्टर्स। व्हाट आर दीज? दे आर आल्सो थ्रेट एक्टर्स। तो कहते हैं साइबर क्राइम इंडस्ट्री, यानी यहां पे अब क्या है कि ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं, वो मिल के ये टास्क अकम्प्लिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आईएसआई किसी ग्रुप को, यानी उनके अपने स्टेट स्पॉन्सर थे, उनके तनख्वाहदार वो हैं, ये तनख्वाहदार नहीं है, उनको उन्होंने ये एक टास्क दे दिया कि भाई ये टास्क कंप्लीट करो, इस टास्क के इतने पैसे। तो ये कह रहा है कि द साइबर क्राइम इंडस्ट्री टुक ओवर द नंबर वन स्पॉट previously held by the drug trades for the most profitable illegal industry. As you can imagine, it has attracted a new type of cyber criminals, just as it did back in the days of prohibition. Organized crimes comes where the money is. यानी कि लोग ऑर्गेनाइज क्राइम वाले पैसा लेके कुछ भी करके दे सकते हैं। एंड देन इज द इनसाइडर अटैकर्स। इनसाइडर अटैकर क्या है? जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके कोई विजिटर्स हैं, या आपके वेंडर्स हैं, आपके प्रोवाइडर्स हैं, आपके कोई खफा हुआ मुलाजिम है, आपने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, आपने उसकी छुट्टी नहीं दी, तो दे आर कॉल्ड एज दी इनसाइडर अटैकर्स, इनसाइडर थ्रेट एक्टर्स। करोगे? तो दे आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ हैकर्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट एक्टर्स। तो हैकर का एक और नाम क्या आपने सीख लिया? थ्रेट एक्टर्स। कुछ बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही तो बात करें। तो अगर ये हो गई है तो मैं वापस जाके इसको देखता हूं कि जो हमने इंपोर्ट पे लगाया था उसकी क्या हालत है। लेकिन अब आपने तरीका सीख लिया कि किस तरह, मैं भी यहां से इसको देखता हूं कि हाउ टू।
एनी हाउ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अब आ, आज कोशिश करें कि कल तक आप लोग ये तमाम, यानी ये जो मैंने बताया, नंबर वन, ये चेक करें कि आपकी मशीन में विजुअलाइजेशन इनेबल्ड है। नहीं है तो मैं आपको 2-3 मिनट की एक वीडियो दे दूंगा, या किसी की बनी हुई वीडियो आप तक पास कर दूंगा, जिससे आप चेक कर सके, जिसमें आप, अगर इनेबल्ड है फिर तो आप सुरखरू हैं, और अगर नहीं है इनेबल्ड तो आपको इनेबल करने का तरीका बता देंगे। अब लेकिन मेजॉरिटी एक्सपेक्टेड ये है कि वो अनेबल्ड होगा आपके केस में। अब जब अनेबल हो जाए, अनेबल्ड है, तो फिर आपने अपने VMware को इंस्टॉल करना है। VMware के बाद आप लोगों ने काली को इंपोर्ट करना है, और एट द एंड ऑफ द डे इस तरह का इन्वायरमेंट आपको मिल जाना चाहिए, जिसका यूजर नेम भी काली है और जिसका पासवर्ड भी काली है, और आप लॉग इन करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो हम अगला सफर, हम कल का सफर जो है वो यहाँ से इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से, अब्दुल बार, एडमन, मुझे नहीं पता एडमन साहब कौन है, देन इजदी, आफान, आफ्ताब, अहमद, हिना, इंसबात, इसहाक, रिजवान, शादाब, हसनैन एंड जबीउल्लाह। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से है? नहीं सर, कोई भी नहीं है। और ये है कि मैंने काली लिनक्स पहले जो इंस्टॉल किए हुए, ज़ाहिर है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरी सेटिंग्स भी की हुई हैं मैंने। तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि ये वाला करूँ, नेटा कैड वाला। तो हाँ, कोई टूल ज़रूरत हुआ तो मैं उसी में डाल लिया करूँगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक ठीक है, है आपने जो कहा इन सब बात, ये कहना चाहते, इवन अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसको भी रहने दे सकते हैं और दूसरा भी कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, स्पेस ज़्यादा नहीं है। अच्छा, स्पेस नहीं है तो फिर ठीक है, वहीं पे आप ठीक है। उसमें ऐड कर लिया करेंगे। ठीक। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी फिजिकल स्टूडेंट्स? कुछ समझ आ रही है? जी, न्यू, आज आपका पहला दिन है जूनियर्स, कुछ कोई क्वेश्चन समझ आ रही है? सेटिस्फाइड? ओके। जी उमर, तो चलें आज के लिए इतना, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 5-6 मेरे स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं। ऑल क्लियर, क्लियर सर, ऑल क्लियर, नो सर, ऑल क्लियर, क्लियर सर एंड ऑल क्लियर। तो चलें आज के लिए इतना काफी, कल इंशाल्लाह ताला यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मेरे पास 16 है, मैं देख लेता हूँ, फिर भी देख लेता हूँ। अच्छा, ये मिल जाता है।